सो आई नो तुम दूसरे केस का वेट कर रहे थे जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था अपने। सीन ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था केस, तो उसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह मैं काम कर रहा हूँ अभी, और थोड़ा और अच्छे से उसको स्क्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस केस को थोड़ा और इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर कर रहा था, तो इसीलिए वो थोड़ा अभी मैं डिले कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ वो केस थोड़ा अच्छे से तुम्हें समझा सकूँ। तो इसीलिए वो नेक्स्ट वीक आ जाएगा। इस वीक हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड आई होप तुम्हें ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आज का हमारा केस स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 2016 से। शाम के 6 बजे पुलिस के पास एक कॉल आती है। 911, where's your emergency? I just killed my mother. And What happened, sir? I just killed my mother, and I need to go to the hospital. It wasn't me who killed her. It was Jeff. What happened? Who did it? Jeff. Yeah. I'm sorry. This is gonna be really hard to explain, but I kind of have another person inside me. Like, What happened to your mom? he killed her. He snapped. All right, are you able to say who's with you? I am by myself, me and Jeff. But I swear it wasn't me. It was Jeff. Jeff is inside me. Jess is inside you? Yes. Okay. He sometimes takes control, and I have no control over him. I hate Jeff so much. He's gonna make me die in prison. पुलिस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी कॉल, क्योंकि इस कॉल में एक बच्चा उनसे ये कह रहा था कि उसने अपनी माँ को जान से मार दिया है। पुलिस काफ़ी ज़्यादा एकदम शॉक में थी और काफ़ी ज़्यादा डर सी भी गई कि पता नहीं इसने क्या करा, क्यों करा, कैसे करा। तो उन्होंने फ़ौरन से अपनी एक यूनिट को इस बच्चे के घर पर भेज दिया। जैसे ही वो लोग इस बच्चे के घर में घुसे तो उन्हें ये बच्चा जिसने कॉल करी थी उनको एक साइड में पड़ा हुआ मिला। जैसे ही पुलिस ने उसको उठाया, उससे बातचीत करनी शुरू करी, तो उन्होंने नोटिस करा कि इस बच्चे की शर्ट पर खून के निशान थे। पुलिस ने जब उस नीचे वाले फ्लोर पर थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्होंने नोटिस करा कि उस नीचे वाले फ्लोर के फ्रिज पर, किचन की दीवारों पर, टेबल पर काफी सारे खून की छींटें बिखरी हुई थी। पुलिस ने ये सारी चीजें देखकर उस बच्चे की तरफ अपना मुंह मोड़ा और उससे पूछा कि क्या इस घर में तुम्हारे अलावा और कोई भी है, जिस पर कि उस बच्चे ने जवाब दिया कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि फिलहाल जिंदा हो। ये सुनते ही पुलिस जब ऊपर वाले फ्लोर पर गई तो उनके सामने सारी बात साफ साफ आ चुकी थी। जैसे ही वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे, वहां पर लिविंग रूम में उनको 40 साल की हाइडी टेलर की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली। हाइडी के सर में एक बुलेट मारी गई थी, जिसके अलावा उसको 60 बार स्टैब भी करा गया था चाकू से। पुलिस ने ये कुछ चीज़ें जो बताई वो ये थी कि जैसे ही वो उस कमरे में घुसे, सबसे पहले तो उन्होंने यही नोटिस करा कि उसकी जो डेड बॉडी है उसके सर पर एक गोली से अटैक करा गया था। उससे पहले उसको 60 बार चाकू से स्टैब करा गया था, और पुलिस को उसके हाइडी की जो डेड बॉडी थी उसके बराबर में ही वो गन भी पड़ी हुई मिल गई, जिससे कि हाइडी को शूट कर मारा गया था। पुलिस ने एक और चीज नोट करी कि जैसे ही वो उस कमरे में घुसे जिस कमरे में हाइडी की डेड बॉडी थी, जैसे ही वो उस कमरे में घुसे तो उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आई एक ड्रग की, जिसको कि मैरिजुआना कहते हैं। और पुलिस ने जब थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करी उस रूम में तो उन्हें वहां पर एक बाउल के अंदर वो रखी हुई भी मिल गई थी, जिसके अंदर अभी भी थोड़ी सी बची हुई थी। पुलिस ने ये सारी चीजें देखकर, ये सारे हालात देखकर वापस से नीचे आए और उस बच्चे को अरेस्ट करने लगे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसको अरेस्ट करने की कोशिश करी, उससे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करी, वो लड़का डर गया। वो बार बार यही कहने लगा कि मैंने इनको नहीं मारा है, मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैं अपने कंट्रोल में नहीं था, जेफ ने इनको मारा है। पुलिस कंफ्यूज हो गई। उन्होंने पूछा कि आखिर ये जेफ कौन है, तो उस बच्चे ने बोला कि वो मैं अगर तो आपको इतना अच्छे से समझा नहीं सकता, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक तरह से मेरी ऑल्टर ईगो है। वो मेरे अंदर ही रहता है और उसने मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया जब मैं उनको मार रहा था। स्टिल पुलिस को उस बच्चे को तो अरेस्ट करना ही था, बिकॉज वो बार बार ये भी कह रहा था कि उसी ने मारा है, लेकिन उसने नहीं मारा है। तो इस केस का पूरा प्राइम सस्पेक्ट तो वही लड़का था।
तो पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से, क्योंकि वो मान भी नहीं रहा था, वो बार बार अपना भागने की कोशिश कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था पुलिस के लिए उसको पकड़ना। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनतों के बाद काफ़ी सारे 2-3 ऑफिसर्स ने उसको पकड़ा, तब जाकर उस बच्चे को शांत करा गया और उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। हॉस्पिटल इसलिए ले जाया गया क्योंकि उस बच्चे को भी काफ़ी सारी चोटें आई हुई थी, जैसे कि उसके फेस पर काफ़ी सारे चाकू के निशान थे, उसके पैर पर चाकू का निशान था और वो भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था इस सब चीज़ों में। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या, क्यों एक लड़के ने अपनी माँ को इतना बेरहमी से जान से मार दिया, क्योंकि उस डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि एक बेटा अपनी माँ को इतना बुरी तरह से, इतना बेरहमी से मार सकता है। दूसरी चीज़ ये थी कि आखिर ये ऑल्टर ईगो वाला क्या सीन है, क्यों ये लड़का बार बार ये कह रहा है कि जेफ द किलर ने ही उसको मारा है और आखिर ये जेफ द किलर है कौन। तो शुरू करते हैं आज का केस, जिसका प्राइम सस्पेक्ट था डोनोवन निकोलस। आई एम श्योर तुमने जेफ द किलर के बारे में तो सुना ही होगा। ये बेसिकली एक क्रीपी पास्ता है और क्रीपी पास्ता बेसिकली स्टोरीज होती हैं जो कि लोग बना देते हैं और इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं। किसी को भी नहीं पता कि ये सच स्टोरीज होती हैं, फेक स्टोरीज होती हैं, बट ये काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही हैं। ऐसे ही एक क्रीपी पास्ता है जेफ द किलर का, जिसमें कि ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा इंसान था जिसका कि फेस आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसके बाद लोग उससे नफ़रत करने लगे थे, तो और वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड रहने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक से उसके मन में पता नहीं क्या आया, जो उसने एक नाइफ़ लिया और अपने बाथरूम में जाकर शीशे के सामने खड़े होकर अपने जो यहाँ से पूरे 2 कट्स मार लिए, जैसे कि तुमने जोकर के भी काइंड ऑफ देखे होंगे, ताकि वो हर वक्त स्माइल करता रहे। इसी जेफ द किलर की एक फ़ोटो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी इंटरनेट पर, जो कि हर बार जब भी तुम इंटरनेट पर जेफ द किलर सर्च मारते हो तो यही फ़ोटो सामने आती है। तो बेसिकली जेफ द किलर एक सीरियल किलर की कहानी है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। अब अगर हम बात करें अपने डोनोवन की, जो कि हमारे इस केस का प्राइम सस्पेक्ट है, तो उसने ऐसा बताया कि जिस दिन ये सारी चीज़ें हुई 6 अप्रैल को, तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिन था। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसने ऐसा कहा कि उसके अंदर जेफ द किलर है और एक तरह से जो वो होता है ना स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसने काइंड ऑफ इसको डिस्क्राइब करा कि जो मेरी अच्छी पर्सनालिटी है वो मेरी डोनोवन नाम से है, जो कि मैं हूँ, लेकिन जो मेरी एक काफ़ी ज़्यादा वायलेंट, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग पर्सनालिटी है वो है जेफ द किलर, जो कि मेरे अंदर है। लेकिन कभी कभार वो मेरे ऊपर काबू कर लेता है, मेरे ऊपर कंट्रोल ले लेता है, जिसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ जेफ द किलर हो जाता है और वो मेरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब डोनोवन ने ऐसा बताया कि जिस दिन ये सारी चीज़ें हुई उस दिन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिन था, वो बैठा हुआ था और उसने सोचा कि क्यों ना वो जेफ द किलर को अपने ऊपर कंट्रोल लेने दे, जो कि काफ़ी ज़्यादा शौकीन से इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि उसने खुद ही बोला कि जेफ द किलर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग काम कर सकता है अगर वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर ले तो आखिर क्यों। पहली बात तो ये चीज़ तुम्हारे काबू में नहीं होती, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर तुम्हें है भी तो ऐसा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता कि जब चाहो तुम पर्सनैलिटी स्विच कर लो। लेकिन अगर चलो मान लिया कि डोनोवन पर्सनालिटी स्विच इतनी आराम से कर पाता भी था, तो क्यों आखिर वो जेफ द किलर को एक नॉर्मल से दिन पर कंट्रोल लेने दे रहा था अपने ऊपर। खैर, डोनोवन ने ये कहा कि उसने सोचा कि क्यों ना वो जेफ द किलर को अपने ऊपर कंट्रोल लेने दे, इसीलिए वो उठा, उसने जेफ द किलर के फेवरेट कपड़े पहने, जो कि थी एक वाइट शर्ट, ग्रे कलर की पैंट्स। उसने ये पहना और किचन में जाकर एक चाकू निकालकर अपने कमरे में आया, शीशे के सामने खड़ा हुआ और अपने 2 कट्स मार लिए लिप्स पर, यहाँ से, जैसे कि उसने जेफ द किलर के बारे में सुना था कि उसने अपने दोनों लिप्स पर काफ़ी लंबे से कट्स मार लिए थे ताकि वो हमेशा स्माइल करता रहे। अब ये कट्स मारने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना वो कुछ इंटरेस्टिंग करे। उसने ये बताया कि जेफ द किलर हमेशा उससे ये कहता रहता था कि उसको किसी को जान से मारना है। अब डोनोवन ने ऐसा कहा कि जैसे ही जेफ द किलर, अब क्योंकि जेफ द किलर उसके ऊपर कंट्रोल ले चुका था, तो वो जैसा चाह रहा था डोनोवन वैसा करता जा रहा था और जेफ द किलर का मन करा किसी को जान से मारने का।
अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि डॉनोवन की जो माँ थी वो एक्चुअली उसकी माँ नहीं थी, वो उसकी स्टेप मदर थी। जो उसकी एक्चुअल माँ थी उनकी कुछ सालों पहले डेथ हो गई थी और उसके फादर ने एक नई शादी कर ली थी। डॉनोवन ने ये बताया कि डॉनोवन को उसकी स्टेप मदर कुछ खास ऐसे पसंद नहीं थी, क्योंकि वो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी और वो उसको डांटती वाटती रहती थी, ये सारी बातें। एट द सेम टाइम उसने ये भी कहा कि जेफ द किलर को तो उसकी स्टेप मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए जब जेफ द किलर ने डॉनोवन के ऊपर कंट्रोल ले लिया और उसके हाथ में वो चाकू था, तो जेफ द किलर ने ये सोचा कि क्यों ना मैं स्टेप मदर को जान से मार दूं। यही सोचकर वो अपने कमरे से निकला, नीचे गया सीढ़ियों से और एक साइड में छुप गया। वो वेट करने लगा उसकी स्टेप मदर का नीचे आने का, क्योंकि उसकी स्टेप मदर जो थी वो सीढ़ियों के ऊपर वाले रूम पर थी, सेकंड फ्लोर पर, और वो नीचे खड़ा था उनके इंतजार में। काफ़ी देर हो गई लेकिन उसकी स्टेप मदर नीचे नहीं आई, तो डॉनोवन ने या जेफ द किलर ने उनको आवाज़ लगाई कि मॉम कहाँ पर हो, नीचे आओ ज़रा, मुझे कुछ काम है। अब जैसे ही उसने ये आवाज़ लगाई अपनी माँ को, तो ऑब्वियसली उन्होंने सुन ली थी और उन्होंने बोला कि मैं आ रही हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। और इस 1 मिनट में डॉनोवन ने ये कहा कि उसको अचानक से बुरा लगने लगा। उसको बुरा लगने लगा कि आखिर जेफ द किलर उससे ये क्या करवाने वाला है। वो थोड़ा सा ना इमोशनल हो गया, उसने ऐसा कहा, और वो एक तरह से जेफ द किलर के ऊपर कंट्रोल लेने लग गया। जेफ के ऊपर कंट्रोल लेकर वो खुद डॉनोवन बन गया था और उसको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि आखिर वो ये क्या करने वाला है। इतने में ही उसकी स्टेप मदर जो थी वो नीचे आ गई और वो जैसे कि वो नीचे आकर आगे को बढ़ी तो डॉनोवन उनके पीछे खड़ा हुआ था। लेकिन अब डॉनोवन अपने ऊपर कंट्रोल ले चुका था, तो उसने जाकर अपनी स्टेप मदर को हक कर लिया पीछे से। और उसकी जो स्टेप मदर थी वो समझ नहीं पाई कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर उसको थोड़ा सा साइड करा और उन्होंने देखा कि इसने अपने मुंह पर कट मार लिए। तो उसकी स्टेप मदर ने पूछा डॉनोवन से कि आखिर ये तुमने अपने चाकू से क्या कर लिया ये अपने फेस पर। तो डॉनोवन का ये कहना था कि जैसे ही उन्होंने मेरे फेस वाले जो स्कार्स थे उनके बारे में मुझसे पूछा, तभी एट दैट मोमेंट मैं फिर से जेफ द किलर में ट्रांसफॉर्म हो गया। जेफ द किलर ने मेरे ऊपर कंट्रोल ले लिया और जैसे ही ये हुआ, जेफ द किलर ने फौरन से उनके पेट में चाकू मार दिया। और वो तो कंफ्यूज थी ही, लेकिन जेफ द किलर नहीं रुका और वो उनको चाकू मारता रहा, लगातार उन पर चाकू से अटैक करता रहा। वो बार बार कह रही थी कि रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या करा है मैंने, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। लेकिन जेफ द किलर ने मेरी बात नहीं सुनी। डॉनोवन का ऐसा कहना था कि डॉनोवन की बात जेफ द किलर ने नहीं सुनी और वो बार बार उसकी स्टेप मदर को स्टैब करे जा रहा था चाकू से। अब जब वो उन्हें स्टैब कर रहा था तो उन्होंने थोड़ा सा उसको धक्का दिया साइड में, और जैसे ही वो साइड हुआ तो उसकी जो स्टेप मदर थी वो ऊपर की तरफ भागी, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि ऊपर एक सेल फोन रखा है तो वो फौरन से पुलिस को कॉल कर दें। तो वो जैसे ही ऊपर की तरफ भागी, डॉनोवन जो था या इस टाइम पर जेफ जो था, उसको ये ध्यान आया कि ऊपर वाले कमरे में एक गन रखी हुई है। तो वो अपनी स्टेप मदर से एकदम आगे को स्पीड में भागा, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी स्टेप मदर तो जख्मी थी, इसीलिए डॉनोवन आगे की तरफ भागा और कमरे में जाकर वो गन पकड़ ली। अब कुछ देर बाद जैसे ही उसकी स्टेप मदर उस कमरे में घुसी और उन्होंने सेल फोन को पकड़ा, उस टाइम फौरन से डॉनोवन ने उन्हें दोबारा स्टैब करना शुरू कर दिया और एक तरह से हाथापाई वाली सिचुएशन हो गई। उसकी स्टेप मदर उसको हटाने की कोशिश कर रही थी और कॉल मिलाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जो डॉनोवन था या जेफ था वो उनको चाकू से अटैक करे जा रहा था। इतने में ही उनके हाथ से डॉनोवन ने दोनों फोन छीन लिया और उनको बेड की तरफ धकेल दिया। अब जो उसकी स्टेप मदर थी वो अपना फेस, उनकी जो पीठ थी वो डॉनोवन की तरफ थी, उनका फेस पूरा अपने बेड में धंस चुका था और उन्होंने एक तरह से तड़पना भी बंद कर दिया था। तो ऑलमोस्ट वो मरने की हालत में आ गई थी। इसी टाइम डॉनोवन या फिर जेफ को अपने हाथ वाली गन का याद आया जो कि उसके हाथ में थी, और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी स्टेप मदर को सिर में गोली से अटैक कर दिया। और इसी के साथ एक गन की गोली की वजह से और 60 बार चाकू से स्टैब किए जाने की वजह से 40 साल की हाइडी टेलर की डेथ हो गई। अब ये सब करने के बाद डॉनोवन का ये कहना था कि मैंने उनको गोली इसलिए मारी क्योंकि मुझे और जेफ को सफ़र करते हुए देखना लोगों को पसंद नहीं है। थोड़ा सा ये वही वाली बात है कि अब तुम ये समझो, जो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि वो थोड़ा सा अच्छा पोर्ट्रे कर सकता है खुद को, वहाँ पर वो डॉनोवन होता है।
लेकिन जहाँ पर बात आती है इस मर्डर की, अपनी माँ को जान से मारने की, वहाँ पर वो जेफ पर इल्ज़ाम लगा देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यू कैन से, या तो वो बहुत ज़्यादा चालाक है जो ऐसे स्टेटमेंट्स बना रहा था। उसने ये भी कहा कि जब उसने पुलिस को कॉल करी तब वो डोनोवन था और जेफ द किलर उसके ऊपर से जा चुका था। तो यानी कि खुद को पकड़वाने की जो कॉल करी वो भी डोनोवन ने करी थी, क्योंकि जेफ द किलर जा चुका था। बेसिकली उसने ये बोला कि जैसे ही मैंने उनको जान से मारा, मेरे दिमाग में ये बात आई, क्योंकि मैं जेफ द किलर मेरे ऊपर कंट्रोल लिया हुआ था, तो उसके दिमाग में बात ये आई कि वहां से भाग जाते हैं, इस क्राइम सीन को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो अचानक से मैं फिर से अपने आप में अपने ऊपर कंट्रोल ले लिया, यानी कि डोनोवन ने जेफ द किलर के ऊपर फिर से कंट्रोल ले लिया। और जैसे ही मैंने अपने ऊपर कंट्रोल लिया तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी राइट पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। जैसे ही मैंने अपनी पैंट को उठाकर देखा अपने राइट पैर की तरफ तो वहाँ पर एक चाकू का निशान था। और इसके बाद ही उसने ये कहा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने जेफ को क्यों अपने ऊपर कंट्रोल लेने दिया और क्यों ऐसा जेफ ने किया मेरे साथ, या फिर मुझसे ऐसा क्यों जेफ ने करवाया। इस सब को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था और इसीलिए मैंने इसके बाद पुलिस को कॉल करी थी ये सारी चीज़ें बताने के लिए। इसके बाद पुलिस जब उनके घर पर आई तो डोनोवन को तो हॉस्पिटल भेज दिया गया फ़िलहाल के लिए, और उसकी जो मदर थी, उसकी जो स्टेप मदर की डेड बॉडी थी, उनको ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई तो वो ऑब्वियसली वैसी ही थी जैसा सबने सोचा था। उनके सर पर स्कल से एक गोली को फायर करा गया था, उसके अलावा 60 बार चाकू से उनको बॉडी पर स्टैब करा गया था। डोनोवन ने यह बताया था कि वो कहीं भी उनको स्टैब कराया जा रहा था जहां पर चाकू घुस जा रहा था। उसको कुछ नहीं पता था कि वो कहां पर स्टैब कर रहा है, बस जहां उसको मौका मिल रहा था वो वहीं पर अपनी स्टेप मदर के बॉडी में चाकू घुसाए जा रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि ये 60 बार जब उसने चाकू घुसाया अपनी मदर के बॉडी में, उसमें से एक बार उसने इतनी जोर से घुसाया था कि चाकू की जो टिप थी वो टूटकर उसकी मदर की बॉडी में ही रह गई थी। यानी कि उसने चाकू इतना जोर से घुसाया कि उसकी जो टिप थी चाकू की वो टूट गई, और डोनोवन ने तो चाकू निकाल लिया लेकिन उसकी जो टिप थी चाकू की वो उनकी बॉडी के अंदर ही रह गई थी। इतना ज़्यादा सीवियरली उसने ये अटैक करा था। अब एक तरफ तो हाइडी टेलर की डेथ हो चुकी थी, इतना ब्रूटली उनको मारा जा चुका था। दूसरी तरफ जो उनका बेटा था या स्टेप सन था डोनोवन, वो अपना अलग ही दुनिया में था। वो पुलिस को अपनी अलग ही कहानियां बता रहा था कि जेफ द किलर ने उनको जान से मारा, उसके बाद में फिर से अपने ऊपर मैंने कंट्रोल लिया और फिर आप लोगों को कॉल करा, ये सारी बातें। और फिर जब उससे स्माइल के बारे में पूछा गया कि तुमने ये स्कार्स क्यों बनाया अपने फेस पर, तो उसने बोला कि जेफ ने ये सारी चीज़ें करी मेरे साथ। और उसने ये बात भी बोली, और तुम सीन समझो कि वो एक मर्डर के जुर्म में वहाँ पर बैठा हुआ है, उसके खुद की बॉडी पर इतने ज़्यादा स्कार्स हैं और उसको ये भी पता है कि उसने अपनी स्टेप मदर के साथ कितना ब्रूटल काम करा है। ये जानते हुए भी जब उससे इन स्कार्स के बारे में पूछा गया तो उसने मजाक वाले लहजे में ये कहा कि मुझे नहीं पता ये जेफ द किलर ने क्यों करा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड चीज़ लगती है ये, और अगर मैं अपने कंट्रोल में होता तो मैं ये कभी भी नहीं करता। अब पुलिस के पास एक जो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था डोनोवन को इन्वेस्टिगेट करने के अलावा, वो था उसके फादर को उनकी वाइफ के मरने की खबर देने का, और उनको ये ब्रूटल और डिस्टर्बिंग सच बताने का कि जिसकी वजह से उनकी वाइफ आज जिंदा नहीं है, वो उनका खुद का सगा बेटा डोनोवन है। Hello, Mr. Nicholas. Yeah. Hey, this is Captain Loney with the Champaign County Sheriff's Office. Come on, man. Everything's cool, right? Everything's okay. Please tell me everything's okay. Let me ask you something. Where are you now? Where are we at, man? Are you driving right now? No, I'm not. Who's driving? Adam? Will you assure me that Adam will remain the driver? Yeah, I can't drive right now. I gotta know what's going on. All right, I'm going to tell you. Sir. I'm so scared. Okay, sir. About 6 p.m. or so, maybe a little earlier, we responded to your house after receiving a call from a family member. There was some type of disturbance, and your wife has fallen victim as a result of that incident, and she's deceased. Oh, God. I've got processing what you're telling me here. I understand. Take your time. Oh, God.
No. That's not what happened. It can't happen that way. It can't happen that way. काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली सैड बात तो है ही है कि अचानक से तुम्हें खबर मिले कि इस तरह से किसी तुम्हारे फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है और उसको मारने वाला कोई तुम्हारा ही साथ का इंसान है। तो ऑब्वियसली इट्स रियली टेरिफाइंग। बट दूसरी तरफ पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी डोनोवन से और उससे हर चीज़ पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। और साइकोलॉजिस्ट वगैरह ने जब डोनोवन से बात करी तो उन्होंने ये बताया कि वही बात जो मैंने पहले तुम्हें बताई कि किसी भी अगर इंसान को डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो जब मर्जी चाहे अपनी ऑल्टर ईगो में शिफ्ट कर सके कि आज वो डोनोवन है, कल मतलब आज वो डोनोवन है और 1 मिनट बाद वो जेफ बन जाए, फिर 1 मिनट बाद वो डोनोवन बन जाए। ऐसा नहीं होता है। बल्कि और इवन ये होता है कि अगर डोनोवन जेफ में बदला तो उसे कुछ नहीं पता होगा कि जेफ ने क्या करा जब वो उसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले चुका था। यानी कि अगर तुम्हारी ऑल्टर ईगो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेती है तो तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। तुम एक तरह से सो जाओगे जब वो कंट्रोल ली हुई होगी तुम्हारे ऊपर। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारा एक तरह से ब्लैकआउट हो चुका होगा, तुम्हें कुछ नहीं याद होगा कि तुम्हारी ऑल्टर ईगो ने क्या करा। तुम्हारी ऑल्टर ईगो है भी, तुम्हें ये बात भी नहीं पता होती है। तो आखिर कैसे डोनोवन को जेफ द किलर के बारे में पता था, ये भी पता था कि वो उसकी ऑल्टर ईगो है और ये भी पता था कि कब वो उसके ऊपर कंट्रोल ले रही है और उसे ये भी पता था कि वो क्या कर रही है कंट्रोल लेकर। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी। और इससे भी ज़्यादा अजीब बात साइकोलॉजिस्ट ने जो बताई वो ये थी कि इंटरेस्टिंगली वो चीज़ें जो कि इस केस में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं वो सारी जेफ ने करी हैं। जो चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी हैं जैसे कि पुलिस को कॉल मिला देना, ये सारी चीज़ें करने के बाद वो डोनोवन ने करी हैं। तो एक तरह से साइकोलॉजिस्ट का तो यही कहना था कि डोनोवन सिर्फ कहानियां बना रहा है क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ है नहीं जिस तरह से ये बता रहा है बच्चा। उसके बाद पुलिस ने जब और इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्होंने उससे इन स्कार्स के बारे में पूछा जो कि उसने खुद ही बना लिए थे अपने फेस पर। उस पर डोनोवन ने ये बताया कि ये जेफ द किलर की स्माइल है। और इसके बाद ऑफिसर ने ये पूछा डोनोवन से कि आखिर ये जेफ द किलर कौन है। और उसके बाद डोनोवन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी करा पुलिस वाले को कि ये आखिर जेफ द किलर है कौन। अब ऑल्दो ये जो कहानी है जेफ द किलर की ये काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये फेक ही है, ऐसी कोई रियल कहानी नहीं है। लेकिन वो जो फोटो है जो कि इतना ज़्यादा दिखाया जाता है हर जगह पर कि ये है जेफ द किलर, उसका अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो वो ये है कि जो जेफ द किलर की फ़ोटो बताई जाती है वो सिंपली एक काफ़ी ज़्यादा तुम कह सकते हो ओवरवेट लड़की की फ़ोटो है। बेसिकली ये जो ओवरवेट लड़की थी इसने अपनी ये फ़ोटो ली थी नॉर्मल सी और इसको 4chan पर अपलोड कर दिया था। 4chan एक वेबसाइट है जहाँ पर अगर तुम जाओगे तो तुम्हें मतलब एक तरह से वो डार्क वेब है। ओके, डार्क वेब का ही एक पार्ट है जहाँ पर तुम्हें डिस्टर्बिंग से डिस्टर्बिंग चीज़ें मिल जाएंगी, हर तरह का वायरस मिल जाएगा, हर तरह के जो हैकर्स हैं वो तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जब इस लड़की ने 4chan पर अपनी ये फ़ोटो अपलोड करी तो ऑब्वियसली क्योंकि ये ओवरवेट थी तो वहाँ के लोगों ने उस लड़की का मजाक बनाया और उसकी जो फ़ोटो थी नॉर्मल सी उसको एडिट कर उसका और भी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे। और जब वो उसकी इस फ़ोटो को एडिट वगैरह करने लगे फ़न वे में तो काफ़ी सारे लोगों ने इस लड़की की फ़ोटो को इस तरह सा एडिट कर इसको जेफ द किलर से रिलेट करने की कोशिश करी कि भाई देखो ये जेफ द किलर है। वो इस चीज़ को मजाक बनाने के लिए कर रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लड़की थी जिसने ये फ़ोटो अपलोड करी थी ये सारी बुलिंग फेस करने के बाद इंटरनेट पर 4chan पर उसने खुद की जान ले ली थी, उसने सुसाइड कर लिया था। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, हो सकता है वो लड़की अभी भी ज़िंदा हो, लेकिन उसने अपने आप को इंटरनेट से पूरी तरह से हटा लिया था। उसके बाद से ही ये जो एडिटेड फ़ोटो थी, नॉर्मल फ़ोटो बिल्कुल अलग है, एक नॉर्मल सी लड़की की फ़ोटो है, लेकिन जब लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया 4chan पर तो एडिट कर इस फोटो को और भी ज़्यादा एडिट करा गया और फिर इसको जेफ द किलर से रिलेट करा गया। यानी कि ये फ़ोटो जेफ द किलर की नहीं है, एक्चुअल में जेफ द किलर एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है। अब डोनोवन का सीन ये था कि डोनोवन को जेफ द किलर और क्रीपी पास्ता से इंट्रोड्यूस करवाया था उसकी गर्लफ्रेंड ने।
और उसकी गर्लफ्रेंड को तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इन सारी चीज़ों में। वो क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनती थी, वो इन सारे हॉरर चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनना पसंद करती थी, देखना पसंद करती थी। तो उसने डोनोवन को इस सब के बारे में बताया और डोनोवन को जेफ द किलर की जो स्टोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी और उसके बाद से ही वो और भी ज़्यादा इस सब से फैसिनेट होने लगा और भी ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ने लगा, डार्क वेब पर, और इन सारी कहानियों को और भी ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करने लगा। और एक टाइम बाद उसको ऐसा लगने लगा कि जेफ द किलर उसके अंदर रहता है। अब इस सब में कितनी सच्चाई है, इस सब के बारे में कोई भी नहीं जानता। एंजी ने ये बताया कि वो नीचे वाले फ्लोर पर थी, कुछ काम कर रही थी, और हाइडी और वो जो डोनोवन था वो ऊपर वाले फ्लोर पर अपना कुछ काम कर रहे थे। इतने में ही अचानक से एंजी, जो कि नीचे वाले फ्लोर पर कुछ काम कर रही थी, उसको थोड़ी चिल्लाने की आवाज़ आती है ऊपर वाले फ्लोर से। तो एंजी जाती है ऊपर और देखती है कि जो हाइडी है वो दरवाजे पर खड़ी है डोनोवन के कमरे के, और डोनोवन को डांट रही है। वो ये कह रही है कि तुम कोशिश भी मत करना सॉरी बोलने की या फिर मेरे पास आकर अपना फ़ोन वापस लेने की, क्योंकि तुम्हें ये फ़ोन नहीं मिलने वाला है जब तक कि तुम्हारे फादर वापस नहीं आ जाते। इसके बाद जब हाइडी ने दरवाज़ा बंद करा, डोनोवन को अंदर छोड़कर वो बाहर की तरफ आई, तो एंजी ने हाइडी से पूछा कि आखिर क्या बात हो गई। तो हाइडी ने ये बताया कि डोनोवन किसी लड़की को काफ़ी ज़्यादा गंदे गंदे मैसेज सेंड कर रहा था ऑनलाइन, और इसीलिए हाइडी ने डोनोवन का फ़ोन उससे छीन लिया था और उसको इतना डांट रही थी। एंजी ने जब ये सुना तो उसको ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अजीब बात लगी। उसने भी थोड़ी बातें बोली डोनोवन को, और इसके बाद एंजी का ऐसा कहना था कि ये सारी चीज़ें होने के थोड़ी देर बाद ही वो अपने घर वापस आ गई थी, और उसके 1 घंटे बाद ही उसको ये खबर मिली कि हाइडी की जान जा चुकी है और उसको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि डोनोवन था। पुलिस को अब जब थोड़ी और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो उनको ये बात पता चली कि जब से उस डोनोवन के फादर ने दूसरी शादी करी थी, तब से ही डोनोवन और उसकी जो स्टेप मदर थी उनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे। और ऐसा नहीं था कि ये रिलेशंस इसलिए अच्छे नहीं थे क्योंकि उसकी जो स्टेप मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करती थी, ऐसा कुछ नहीं था। बात बस इतनी थी कि जो डोनोवन के फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा, तुम कह सकते हो, ऐसे इंसान थे जो कि अपना काम तो अच्छे से करते थे, उनके पास पैसे भी अच्छे खासे थे, और वो ये चाहते थे कि उनके बच्चे के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो। उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को ऐसे मारा नहीं था या फिर उससे डांटा नहीं था, उसे किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करा था। और वो ऐसे ही इंसान थे, वो कभी भी उसको मना नहीं करते थे। अगर जो उसकी स्टेप मदर थी वो कभी कभार उसको थोड़ा डांट कर उसको फ़ोन वोन छीन लेती थी तो वो वापस करवा देते थे थोड़ी देर में। तो उनको ऐसा था, मतलब वो वाले पेरेंट्स होते हैं कि भाई हमारे बच्चे को कोई मत डांटो, कोई कुछ मत कहो, उन्हें जैसा करना है वो वैसा करता रहें, वो जो मांग रहे हैं हमें उन्हें वो लाकर देना ही देना है। उस तरह के फादर थे डोनोवन के जो फादर थे, वो अपने बच्चे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी स्टेप मदर थी उनका ये मानना था कि अच्छी बात है तुम प्यार करते हो, मैं भी काफ़ी ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत डिसिप्लिन तो उसको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनको दिख रहा था कि डोनोवन जिस रास्ते पर चल रहा है वो अच्छा रास्ता नहीं है। वो इधर उधर घूमता रहता है, वो कुछ अच्छे से काम नहीं करता, उसको अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं है, और वो इस तरह के लड़कियों को मैसेज वगैरह करता रहता है। तो उनको ये सारी चीज़ें दिख रही थी। दूसरी तरफ जो डोनोवन के फादर थे वो बाहर रहते थे ज़्यादातर टाइम, तो उनको इतना सब कुछ नहीं पता था डोनोवन की लाइफ के बारे में। इसीलिए जो उसकी स्टेप मदर थी वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी, उसको थोड़ा बहुत डांटती थी, उसको समझाती भी थी, और उससे फ़ोन वोन कभी कभार उसका छीन लेती थी। इसीलिए डोनोवन को उसकी स्टेप मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि बचपन से उसको तो आदत ही नहीं थी ऐसी किसी चीज़ की, डांट खाने की या फिर इतनी रेस्ट्रिक्शंस होने की। उसको तो बचपन से जो चाहिए था वो मिला था। लेकिन अचानक से उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली, और ये जो दूसरी उसकी नई माँ आई हैं वो उसके ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा रही थी। इसीलिए डोनोवन को उसकी स्टेप मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसके बाद ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ही जब पुलिस थोड़ा बहुत और पता करने की कोशिश कर रही थी डोनोवन की लाइफ के बारे में, तब पुलिस के पास एक कॉल आता है। ये कॉल था डोनोवन के 8th क्लास के टीचर का, क्योंकि इस टाइम पर डोनोवन सिर्फ और सिर्फ 14 साल का था। ओके, तो जब डोनोवन 8th क्लास में था, उस क्लास में जो उसके क्लास टीचर थे उनका कॉल आता है पुलिस के पास, और वो पुलिस को बताते हैं कि एक टाइम पर जब वो उसे पढ़ा रहे थे डोनोवन को, तो डोनोवन ने उनको एक लेटर सेंड करा था।
अब इतना ज़्यादा ऑब्वियसली उनको काफ़ी सारे बच्चे चीज़ें सेंड करते रहते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं देते, और उस टाइम उनसे डोनोवन का ये लेटर जो था वो मिस हो गया था, उन्होंने पढ़ा नहीं था। लेकिन अब जब उन्हें ये खबर मिली कि डोनोवन ने इतना सब कुछ कर दिया है, ये सारी बात कर दी है, उसने अपनी माँ को जान से मार दिया, तो उन्होंने दोबारा से डोनोवन का लेटर निकाला और उसको पढ़ा। और उस लेटर में उसने एक बुक को डिस्क्राइब करा हुआ था अपने टीचर को। वो ये बता रहा था कि वो ये एक बुक पढ़ रहा है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन इस लेटर में कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे और ये बात दिखा रहे थे कि डोनोवन जिस रास्ते पर चल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मैं ये लेटर तो तुम्हें पूरा पढ़कर नहीं सुनाने वाला हूँ बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेटर है। अगर तुम चाहो तो पढ़ सकते हो इसे पॉज कर, लेकिन मैं तुम्हें कुछ वो लाइन्स पढ़ा देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा पढ़ कर के काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन्स में डोनोवन का ये कहना है कि सो फार आई लाइक दिस बुक, दिस इज़ ऑसम, आई लाइक इट बिकॉज इट्स अबाउट मर्डर, आई एम रीडिंग इट बिकॉज इट्स अबाउट मर्डर एंड आई लाइक बुक्स अबाउट मर्डर। इसके बाद लास्ट वाले पैराग्राफ में डोनोवन ने लिखा है कि देयर आर सम कनेक्शंस इन दिस बुक, मोस्टली रियल वर्ल्ड, a lot of people kill each other today, there's a lot of homicide and it won't be stopped, it can't be stopped. It's a good thing that detectives are there to find the murderers, but they need to know they can't stop them. It's part of human nature. Murder has always been a part of life. Animals and humans are alike. My question is, why is Quentin killing for God? He is killing for nothing. It's better to have another reason than him. I'm sorry, but I don't believe in God. And it is ridiculous to kill for him. That's why I hate crusades. At least kill for something that exists. तो अब फाइनली कोर्ट केस हुआ और कोर्ट केस में ऑलमोस्ट 2 साल के बाद, हाइडी टेलर के मर्डर के ऑलमोस्ट 2 साल के बाद, जुलाई 2018 में जो डोनोवन था उसको ऑब्वियसली गिल्टी करार दिया गया मर्डर के जुर्म में और उसको 25 साल की आई थिंक जेल की सज़ा सुनाई गई, जिसमें कि उसको पैरोल मिल सकती थी। और इसी सब की वजह से 2023 में उसको रिलीज़ भी कर दिया गया था। इस टाइम पर जो डोनोवन था वो खुला घूम रहा है, कहीं भी हो सकता है, और ऑलमोस्ट 16 साल का था जब उसको जेल हुई थी, तो आई थिंक अभी 25-30 साल का ही होगा वो। अब क्या कर सकते हैं, मतलब उस टाइम वो माइनर था जब उसने ये मर्डर करा था, तो इसलिए उसको कोई ऐसे लंबी सज़ा भी नहीं दे सकते थे, और उसके बाद उसको अब छोड़ भी दिया गया। तो अब पता नहीं वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, कुछ नहीं पता। बट इसी के साथ डोनोवन निकोलस का केस यहीं पर ख़त्म होता है।